द फॉलोइंग मार्केट डाटा इज अवेलेबल। स्पॉट हमें दे रखा है यूएसडी पर JPY 116। देखो अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो इस तरीके से पढ़ोगे कि एक जापानीज येन में कितने यूएसडी हैं, एक जापानीज येन में कितने यूएसडी हैं। लेकिन जब हमने फॉरेन एक्सचेंज वाला जब चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एक अल्फा कोड के बारे में भी पढ़ा था कि अगर अल्फा कोड में जो एक्सचेंज है वो दिया हुआ है तो हम उसको रिवर्स करके पढ़ते हैं। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे जापानीज येन पर यूएसडी, यानी एक यूएसडी में कितने जापानीज येन होते हैं। यानी इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। अब नीचे आपको डिपॉजिट रेट्स दे रखा है यूएसडी का और जापानीज येन का दे रखा है, 3 मंथ का दे रखा है और 6 मंथ का। ठीक है, दोनों का आपको दे रखा है। फिर आगे कहता है कि जो येन का जो फॉरवर्ड जो रेट एग्रीमेंट है ना वो नील है। इसका मतलब ये है कि येन में आप फॉरवर्ड एग्रीमेंट आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक। फिर फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछता है, फर्स्ट पॉइंट में ये हमसे पूछता है कि व्हाट शुड बी 3 मंथ्स FRA रेट एट 3 मंथ्स फॉरवर्ड। कह रहा है कि आज से 3 महीने बाद 3 महीने के लिए फॉरवर्ड जो रेट होगा ना वो क्या होगा। यानी आज से, देखो आज से क्या कह रहा, 3 महीने बाद, और ये आज तो 0 है ना, हाँ, तो आज से 3 महीने बाद 3 महीने के लिए ये FRA रेट होगा वो क्या होगा। तो हमें ये निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हम निकालते हैं। तो FRA रेट निकालने का तरीका तो आपको पता है, इस तरीके से होता है 1+R×T इजकल टू, जो ये है बड़ा पीरियड, ये क्या है, ये बड़ा पीरियड है हमारा, और ये छोटे छोटे हमारे पास स्मॉल पीरियड्स हैं। तो जो बड़ा पीरियड है, जो बड़ा पीरियड है उसका रेट क्या है, तो ये देखो बड़ा पीरियड कौन सा हुआ, बड़ा पीरियड हमारे पास 6 महीने का हुआ। अब ये फॉरवर्ड रेट हमसे पूछ रहा है तो जापान का तो पूछ नहीं रहा होगा, क्यों, क्योंकि जो जापानीज येन है उसमें फॉरवर्ड एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है। फॉरवर्ड एग्रीमेंट ही सिर्फ हम यूएसडी में कर सकते हैं। और 2 पीरियड हमें दे रखा है, एक 6 महीने का पीरियड दे रखा है, एक 3 महीने का पीरियड दे रखा है। तो जो बड़ा पीरियड है वो कौन सा हुआ, 6 महीने का बड़ा पीरियड हुआ। और इसका रेट कौन सा है बड़े पीरियड का, 6 महीने का, 5%, यानी 1+R×T, यानी 1+5% इंटू 6/12। क्यों, क्योंकि ये 6 महीने का पीरियड है। फिर जो जो भी छोटे छोटे पीरियड है उसको हम छोटे R से डिनोट करते हैं। तो एक छोटा पीरियड कौन सा है, एक छोटा पीरियड 3 महीने का है और इसका रेट क्या है 4.5% का। तो 1+4.5% इंटू 3/12। अच्छा, एक और छोटा पीरियड हमारे पास, क्योंकि अगर हम 6 महीने लें तो इसमें 3-3 महीने के 2 पीरियड आएंगे, है ना। तो यानी एक 3 महीने का पीरियड हमने कंसिडर कर लिया और एक 3 महीने का एक और पीरियड हमारे पास, उसका रेट देखते हैं क्या है। तो 3 महीने का रेट यही तो हमें निकालना है, तो यही तो हमारा FRA हो गया ना। ये 3 महीने का तो आपको दे रखा है यहाँ पे रेट, इसका रेट हमें निकालना है। तो इसका रेट हमें नहीं पता है तो इसको हम क्या मान लो, x मान लो या फिर r मान लो, है ना। और पीरियड कितना है, पीरियड 3/12 का, या फिर इसको सॉल्व कर लो। तो आपका आंसर कितना जाएगा, आपका आंसर रेट आएगा ये 5.44% का। यानी यहाँ पे जो आर आ रहा है ये कितना आ रहा है आपका 5.44%। यानी FRA आपका कितना निकला, आपका FRA निकला 5.44% का। फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा कि FRA किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, बहुत ईजी सा ये है, बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखो अभी तक हमने क्वेश्चन में जो भी डाटा पढ़ा, ठीक है, वो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन था। ये जो सेकंड है ना ये अपने आप में ही क्वेश्चन है, इसका ऊपर किसी भी डाटा से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसको आप काट भी सकते हो, कोई रिलेशन नहीं है इसका ऊपर के किसी भी डाटा से। सेकंड पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में कहता है ना कि 6 and 12 months लाइबोर्स आर 5% एंड 6.5% रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि जो 6%, जो 6 महीने का जो रेट है, जो 6 महीने का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 5%, और जो 12 महीने का रेट है वो कितना है 6.5%। जिस तरीके से यहाँ पे दे रखा था ना कि 3 महीने का रेट इतना है, 6 महीने का रेट इतना है, उसी तरीके से इसने हमें दे रखा है कि 6 महीने का रेट 5% है और 12 महीने का रेट 6.5% है। अ बैंक इज कोटिंग 6/12 USD FRA एट 6.75%। कह रहा है कि जो बैंक है वो एक FRA कोट कर रहा है। अब बैंक कोट कर रहा है तो मतलब ये जो FRA जो बैंक जो कोट कर रहा है ये क्या है, एक्चुअल FRA। तो बैंक क्या कोट कर रहा है, बैंक कह रहा है देखो जो 12 महीने का रेट है वो क्या है, वो आपका 6.5% का 12 महीने का रेट है, और जो 6 महीने का रेट है वो आपका 5% का है। तो ये बाकी के जो 6 महीने बच गए,
ठीक है, यानी 6 महीने के बाद ये 12 महीने तक ये जो 6 महीने बच गए, इसका एफआरए बैंक क्या बताता है, इसका एफआरए बैंक बताता है 6.5% और 6.75%। अब इन दोनों पर इंटरेस्ट रेट का तो मतलब आपको पता होगा कि अगर आप बैंक से बोरो करने जाओगे तो बैंक आपको ज़्यादा रेट देगा, ज़्यादा रेट पर बोरो मतलब लोन देगा, यानी 6.5% आपको इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करने जाओगे आज से 6 महीने बाद, 6 महीने के लिए अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे तो आपको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, आपको सिर्फ 6.5% का आपको इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप लोन लेने के लिए जाओगे आज से 6 महीने बाद, 6 महीने के लिए अगर आप लोन लेने के लिए जाओगे तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 6.75% का। लेकिन अगर आप आज से 6 महीने बाद अगले 6 महीने के लिए अगर आप बैंक में पैसे जमा करने के लिए जाओगे तो आपको सिर्फ 6.5% का ही आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, इतना अभी तक हमने क्वेश्चन में पढ़ा। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि इज देयर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो देखो, जब हम करते थे डेरिवेटिव वाला चैप्टर, तो डेरिवेटिव वाले चैप्टर में क्या होता था, एक हमें एक्चुअल फ्यूचर रेट दे रखा होता था और हम थ्योरेटिकल फ्यूचर रेट निकालते थे। और अगर इन दोनों में एक्चुअल फ्यूचर रेट, फ्यूचर प्राइस और थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस में अगर कोई डिफरेंस आता था तो हम क्या कहते थे, हम ये कहते थे कि हाँ यहाँ पे आर्बिट्रेज पॉसिबल है। तो इसी तरीके से एक्चुअल जो एफआरए है, एक्चुअल जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है वो हमें दे रखा है और हम क्या निकालेंगे, हम थ्योरेटिकल निकालेंगे, थ्योरेटिकल एफआरए निकालेंगे। और अगर देखेंगे, अगर जो थ्योरेटिकल जो एफआरए है अगर वो एक्चुअल एफआरए का जो रेंज है उसके विद इन फॉल करता है तब तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। तो रेंज क्या है, रेंज है 6.5 से 6.75 तक। देखो रेंज ये है अपना 6.5 से 6.75 तक, ये हमारा एक्चुअल एफआरए है। अगर हमारा जो थ्योरेटिकल एफआरए है वो इस रेंज के अंदर फॉल करता है तब आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इस रेंज के बाहर फॉल करता है हमारा थ्योरेटिकल एफआरए तब जो आर्बिट्रेज है वो पॉसिबल है। तो हम आर्बिट्रेज निकालने की, अब हम एफआरए निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले से हमने निकाला था, यहाँ पे निकाला था ना हमने एफआरए, उसी मेथड का यूज़ करके हम, या उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम सेकंड क्वेश्चन के लिए भी क्या निकालेंगे, हम एफआरए निकालेंगे। तो देखो फॉर्मूला तो देखो हमारा वही है। ठीक है, फॉर्मूला हमने वही रखा है। जो बड़ा पीरियड है, बड़ा पीरियड कौन सा है, 12 महीने का, इसका रेट क्या है, इसका रेट 6.5 का है। तो देखो 1 + 6.5 इंटू टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या है 12 महीना, इसलिए यहाँ पे 12/12 करके कैंसिल हो गया, इसलिए आपको कुछ यहाँ पे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। छोटा पीरियड क्या है, सबसे पहला छोटा पीरियड है 6 मंथ का, इसका रेट क्या है 5%। तो 1 + 5% इंटू 6/12 क्योंकि 6 महीने का है। और अगला छोटा पीरियड कौन सा हुआ, अगला छोटा पीरियड 6 महीना हुआ। ठीक है, तो इसका निकालते हैं, इसका रेट निकालते हैं। तो इसका रेट तो हमें पता नहीं है, तो इसका रेट तो निकालना है, तो इसको हम आर मान लो, एक्स मान लो, और टाइम पीरियड कितना होगा 6/12। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.80% पर एनम। यानी जो आपको जो एफआरए आ रहा है, जो थ्योरेटिकल एफआरए आ रहा है वो कितना आ रहा है 7.8% का। तो अब देखो एक्चुअल में आपका ये है रेंज 6.5 से 6.75 और थ्योरेटिकल जो आपका आ रहा है एफआरए वो 7.8 आ रहा है। तो क्या ये जो 7.8 है ये इस रेंज में फॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मतलब आर्बिट्रेज पॉसिबल है। ठीक है, आर्बिट्रेज यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। तो आर्बिट्रेज तो पॉसिबल है, हमें ये पता चल गया पॉसिबल है, इसका जवाब हमें मिल गया यस पॉसिबल है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, कैलकुलेट प्रॉफिट इन सच केस। अभी कह रहा है कि अच्छा आर्बिट्रेज पॉसिबल है, तो अब हमें इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलता है आप हमें ये निकाल करके बता दो। तो देखो लॉस तो निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आर्बिट्रेज किया ही जाता है किस लिए, प्रॉफिट के लिए। अगर लॉस आ रहा हो तो कोई बंदा आर्बिट्रेज करेगा क्यों, तो यानी हमसे क्या पूछा, सिर्फ प्रॉफिट पूछा है ना। तो चलो निकालते हैं प्रॉफिट। तो देखो आप जो एफआरए है ना, एफआरए जो का जो रेट होता है, आप एफआरए के रेट को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर आप ये 6.5% रेट किसके लिए है, 12 महीने के लिए है ना, कि अगर आप 12 महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हो, अगर आप 12 महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको 6.5% का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप 6 महीना करके, लेकिन वहीं पर अगर आप 6 महीना करके अगर आप
पैसे इन्वेस्ट करते हो तो पहले 6 महीने में आपको सिर्फ 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और दूसरे 6 महीने में अगर आपको कितना, सिर्फ 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या हुआ, लेकिन इन दोनों पीरियड का जब आप इंटरेस्ट रेट अमाउंट में कैलकुलेट करके देखोगे तो सेम नहीं आएगा। 6.5% वाले का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा ना वो बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो FRA आ रहा है ना वो 7.8% का आ रहा है। FRA का एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि इफेक्टिवली जैसे 6 महीने करके आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो इफेक्टिवली जो आपने ऊपर जो 12 महीने का जो 6.5% इंटरेस्ट चार्ज किया है उतना ही अमाउंट 6 महीना करके चार्ज करने के लिए आपको जो सेकेंड जो 6 मंथ है उसमें 7.8% जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इन्वेस्टमेंट का देखा कि अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें पैसे कम ही मिलेंगे। अगर 6 महीने, देखो एक बार 6 महीने करके इन्वेस्ट करोगे तो आपको 6.5% का जो है अमाउंट इंटरेस्ट मिलेगा और 6 महीना करके करोगे तो भी कम मिलेगा क्योंकि आपको इंटरेस्ट 6.5 मिलेगा और आपको बराबर करने के लिए क्या कितना चाहिए था, इंटरेस्ट 7.8% चाहिए था। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 6 महीने करके हमें कम मिलेगा। अब अगर हम बोरो करके देखते हैं कि अगर हम बोरो करें तो हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। देखो अगर हम एक ही बार अगर 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए लोन लेते हैं तो हमें 6.5% का इंटरेस्ट रेट हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम 6 महीने करके अगर लोन लेते हैं तो 6 महीने करके अगर आप लोन लेते हो तो पहले 6 महीने में आपको 5% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और दूसरे 6 महीने में आपको 6.75 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी इस तरीके से भी अगर देखा जाए तो जो अब हम 6 महीने करके अगर हम लोन लेते हैं ना तो हमें कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है बजाय इसके कि हम एक साथ 1 साल का यानी 12 महीने का इंटरेस्ट रेट ले दो। क्यों? क्योंकि 1 साल के इंटरेस्ट का बराबर करने के लिए ना आपको दूसरे 6 महीने में आपको 7.8% का इंटरेस्ट आपको चार्ज करना पड़ेगा। यानी हर हालत में अगर हम 6 महीना करके अगर हम इन्वेस्ट या बोरो करते हैं ना तो हमें पैसे कम ही मिलेंगे या फिर इंटरेस्ट हम कम ही देंगे उसको। अब एक एग्जांपल से आप समझो, यहाँ पर देखो यहाँ पे ना हमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखो 1 रुपया हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब 1 रुपया इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए एक साथ कर दिया हमने, तो हमें जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें कितना मिलेगा, 6.5% का इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा। यानी हमें टोटल जो साल का ईयर एंड होगा ना उस पर हमें 1.065 रुपीज़ हमें मिलेगा। ठीक है, और अगर हम 6 महीने करके इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हम 6 महीना करके इन्वेस्ट करते हैं तो हमें शुरू के 6 महीने में सिर्फ 5% का हमें मिलेगा इंटरेस्ट। यानी शुरू के 6 महीने में जो हमें जो अमाउंट मिलेगा वो 1.025 मिलेगा और इसको फिर से हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा क्योंकि इसने 6.5% का बोल रखा है तो 6.5% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। यानी टोटल अगर हम देखें तो हमें कितना मिलेगा, अमाउंट 1.058 मिलेगा अगर हम 6 करके करते हैं। तो अगर हम एक ही साथ 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पैसे मिलेंगे साल के एंड में 1.065। अगर हम 6 महीने करके करते हैं तो हमें पैसे कितने मिलेंगे, 1.058। और अगर हम मान लो हम बोरो करते हैं 6 महीने करके अगर हम बोरो करते हैं तो 6 महीना करके अगर हम बोरो करेंगे तो हमें पे कितना करना पड़ेगा, हमें 1.065 पे करना पड़ेगा। नहीं सॉरी, एक साथ अगर हम बोरो करें 12 महीने के लिए तो हमें 1.065 हमें पे करना पड़ेगा। अगर हम 6 महीना करके करें तो हमें कितना जो है वो पे करना पड़ेगा, वो 1.060 पे करना पड़ेगा। यानी समझा आपने। तो यहाँ पे ना एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है कि अगर हम देखो अगर हम 12 महीने के लिए अगर हम क्या कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। 12 महीने के लिए अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं बोरो करके, जाहिर सी बात है बोरो करके इन्वेस्ट करेंगे तो 12 महीने के लिए बैंक से अगर हम बोरो करके इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें पैसे मिलेंगे साल के एंड में 1.065। और बोरो कैसे करेंगे, हम 6 महीने करके बोरो करेंगे। ठीक है, अगर हम 6 महीने बोरो करके 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 6 महीने करके अगर हम बोरो करते हैं तो हमें पे करना पड़ेगा 1.060। तो हमने 6 महीने बोरो करके इन्वेस्ट किया होगा 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें पैसे कितने मिलेंगे, 1.065। यानी पे करना है 1.060 और पैसे मिलेंगे 1.065। यानी गेन तो हमारा हो ही रहा है ना।
ठीक है, तो इसी को मैंने और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा रखा है कि हमने क्या किया, हमने 6-6 महीने के लिए बोरो करके 6-6 महीने बोरो करके 1 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया। तो देखो हमने 6-6 महीने के लिए बोरो किया, तो क्योंकि हमने 6-6 महीने के लिए इसलिए बोरो किया क्योंकि 6-6 महीने के लिए अगर हम बोरो करेंगे ना तो हमें साल के एंड में हमें कम पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 रुपये हमने यहाँ पे टाइम 0 पे हमने बोरो किया और हमने क्या किया, यहाँ पे एक बोरो किया और हमने इन्वेस्ट कर दिया, यानी यहाँ पे कैश का इनफ्लो हुआ और यहाँ पे कैश का आउटफ्लो हो गया, क्योंकि हम इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे जाएंगे ना हमारे पास, यानी ठीक है। तो बैंक से हमने बोरो किया, 6-6 महीने करके हमने बोरो लिया और 1 महीने के लिए और पूरे 1 साल के लिए हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब 6 महीने बाद इसकी रिपेमेंट तो करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसकी रिपेमेंट करने के लिए बैंक से दोबारा से लोन लेंगे। ठीक है, तो बैंक से हमने दोबारा से लोन ले लिया उतने ही अमाउंट का, तो या फिर एक तरीके से कह लो बैंक को हमने एक्सटेंशन करा दिया। बैंक को बोला हमने देखो हमें 6-6 महीने के लिए हमें लोन लेना था, तो 6 महीना पूरा हो गया, अब आगे 6 महीने के लिए आप क्या करो, हमारे पास दूसरा इंटरेस्ट लगा दो, या फिर आप उसको इस तरीके से कह सकते हो कि आपने पे कर दिया और उतना ही कितना रिपे कर दिया, यानी यहाँ पे भी कैश फ्लो कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर के पीरियड के एंड में क्या होगा, साल के एंड में आपने ये जो बोरो किया है दोबारा से, अब इसको दोबारा से रिपे करोगे, लेकिन कौन से इंटरेस्ट रेट से रिपे करोगे, आप करोगे 0.675 के इंटरेस्ट रेट से, है ना। और आपको जो आप जो विड्रॉ करोगे, जो यहाँ पे आपने 1 साल के इन्वेस्ट किया था उसको आप विड्रॉ करोगे, तो आपको कितना रेट लगेगा, 1.065 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, यानी नेट में अगर देखा जाए तो 0.005 का आपको क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको मिल कितना रहा था, 1.065 का आपको पे कितना करना पड़ रहा था, 1.060, यानी नेट में आपको कितना बेनिफिट हो रहा था, नेट में आपको बेनिफिट हो रहा था 0.005 का आपको बेनिफिट हो रहा था। यहाँ पे भी वही बेनिफिट मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट भी पता कर लिया। वैसे ICICI के इस सवाल में ना कहीं पे ये दिया हुआ नहीं है कि कितना अमाउंट हमें बोरो करना है, इन्वेस्ट करना है, तो हमने $1 ले लिया है। क्यों? क्योंकि ICICI ने भी $1 आंसर में लिया, इसलिए हमने भी $1 आंसर में ले लिया।